तो आज बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन एसआई या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी ड्रीम जॉब ले सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है? एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसके अंदर कॉमन रेशियो सेम होता है। जैसे कि अगर आपने लिखा 2, फिर आपने लिखा 4, फिर आपने लिखा 8, फिर आपने लिखा 16, फिर आपने लिखा 32, तो क्या हुआ? यहाँ पे आपने देखा, अगर आप देखें तो ये 2 से मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। देख रहे हो? यहाँ पे ये सब 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये जो दूसरी टर्म होती है, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला पद, दूसरा पद। तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा? 2। तो ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर ये डिवाइडिंग फैक्टर सेम हो, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो और इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है? तो यहाँ पे जो पहला टर्म होता है इसको ए बोलते हैं और ये जो आपने रेशियो निकाला इसको बोलते हैं आर। ठीक है? तो क्या सीरीज़ बनती है? सबसे पहला नंबर होता है ए। इसके बाद आपने देखा ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 बना, यानी कि ए इस आर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? ए आर। ऐसे ही फिर ए आर फिर से आर से मल्टीप्लाई होगा तो ए आर स्क्वायर। ये देखो, ए इंटू 2 इंटू 4, तो 4 क्या है? आर का स्क्वायर। तो ऐसे ही ये सीरीज़ बनती है ए आर क्यूब और ऐसे सो ऑन। तो इसको बोलते हैं दोस्त ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है? अब इसमें nth टर्म कैसे देते हैं? तो जैसा हमने डिस्कस किया कि पहली टर्म ए है, फिर दूसरी टर्म ए आर है, तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर, चौथी टर्म ए आर क्यूब। तो ऐसे ही आपसे nth टर्म पूछेगा। तो अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये इसको टीएन बोलते हैं। nth टर्म को क्या बोलते हैं? टीएन। तो देखो, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकेंड टर्म है, यहाँ पे आर की पावर 1 है, ये आपकी थर्ड टर्म है, ये आपकी फोर्थ टर्म है। यानी कि nth टर्म क्या होगी? nth टर्म होगी ए आर। देखो, जब फोर्थ टर्म है तो आर की पावर 1 कम है ना? थर्ड टर्म है तो आर की पावर 1 कम है, तो ऐसे ही nth टर्म में आर की पावर 1 कम हो जाएगी, यानी कि n-1 हो जाएगी। ठीक है? nth टर्म है तो n से 1 कम, फोर्थ टर्म है तो 4 से 1 कम, सेकंड टर्म है तो सेकंड से 1 कम, nth टर्म है तो n से 1 कम। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल्स टू ए आर इंटू n-1, जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ टर्म होती है, ए आपका फर्स्ट टर्म, आर आपका होता है कॉमन रेशियो और टीएन होती है आपकी nth टर्म। ठीक है? तो इसके बाद आता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। देखो, r-1 यानी r 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसी में अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये नीचे वाला फॉर्मूला बन जाएगा ए इंटू 1 माइनस आर। यहाँ पे आर जो है वो 1 से छोटा होगा, तो अगर 1 से छोटा होगा तो 1 पहले आ जाएगा, तो इसलिए 1 माइनस आर। तो ये दो फॉर्मूले हो गए सम के। इसके बाद आता है इनफाइनाइट टर्म्स। तो ये आपका इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला है, हालांकि इस पे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हो ए अपॉन 1 माइनस आर। -1 से 1 के बीच में अगर आर लाई करेगा तो आप यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था अरिथमेटिक मीन। मान लीजिए पहली टर्म है ए, दूसरी टर्म है बी, तीसरी टर्म है सी। तो अगर ज्योमेट्रिक मीन होगा, इसका मतलब इन दोनों का रेशियो, ये सब एपी में है, ये सब क्या है? जीपी में है, तो इनका रेशियो सेम होगा। तो ऐसे ही ये सी बाय बी, तो इनका कॉमन रेशियो सेम होगा, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। तो जो बी होगा ये क्या होगा? रूट ऑफ ए सी। तो इसी बी को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं दोस्त। ठीक है? तो यहाँ पे जो मिडिल नंबर होता है वो होता है, तो यहाँ पे रूट ऑफ ए बी लिखा है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी, अगर ये सी ना हो के बी हो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर रूट में डाल देना, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है? मान लीजिए अगर ये ऐसे है ई और एफ और आपको इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो क्या करो? इसको मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट में डाल दो। मान लो आपको निकालना हो ई एफ और जी का ज्योमेट्रिक मीन, तो क्या करो? इसको मल्टीप्लाई करो और ये 3 टर्म्स है तो यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट इसलिए आया है क्योंकि ये 2 टर्म्स है। मान लो आपसे बोले कोई ए ई एफ जी एच का ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो आप इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे और इनका फोर्थ रूट ले लोगे। इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है 12th टर्म बताइए इस जीपी में। तो सबसे पहले आपने देखा जीपी लिखा ही हुआ है, तो फर्स्ट टर्म क्या है? ए। तो यहाँ पे लिखेंगे ए की वैल्यू 3। आर क्या होता है? आर होता है आपका सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, यानी कि 6 को 3 से डिवाइड करना है, यानी कि 2। ठीक है? देख भी सकते हो कि 3 इंटू 2 6 हो रहा है, 6 इंटू 2 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 क्या है? आर है। तो बोला 12th टर्म, टी एन का फॉर्मूला आपको पता है ए आर n-1, यहाँ n की वैल्यू 12 है, तो a इंटू आर 11 हो जाएगा। a कितना है? a है 3, तो r कितना है? r है 2,
तो 2 की पावर 11। तो देखो 3 इंटू, आपको पता है 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024, तो इसका डबल कर लो। तो 1024 का डबल और इंटू 2, तो देखो 24 इंटू 6 144, लास्ट में ये आएगा 144, और 2 3 जा 6, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इतना सिंपल है, ऐसे ही आपने कर लेना है। टी एन का फॉर्मूला है ए आर की पावर n-1। यहाँ देखो कहता है ये है इसका एट्थ टर्म बताओ। तो देखो आपने जैसे ही देखा ये 3 इंटू 3, 9 इंटू 3, ये सब इंटू 3 हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, जीपी है। तो फॉर्मूला है ए आर, एट्थ टर्म पूछा है यानी कि ए आर 8-1, तो ए क्या है 3, यहाँ पे आर क्या है वो भी 3 है, तो 3 की पावर 7। आपको पता है जब पावर्स, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 3 की पावर 8 आपका आंसर हो जाएगा। अब 3 की पावर 8 को सॉल्व कैसे करोगे, इसको लिख सकते हो ना, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 क्या होता है 81, और यहाँ पे क्या होता है 81, यानी कि 81 को 81 से मल्टीप्लाई करना है, वही आपका आंसर। तो अब इसके लिए आपको 81 का स्क्वायर याद होना चाहिए, जो कि होता है 6561। अगर आप जानना चाहते हो कि ये कैसे, देखो तो यहाँ पे देखो 81 और 81 बेस मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हो जल्दी। इनका बेस 80 है क्योंकि ये दोनों नंबर 80 के आसपास हैं, तो ये 80 से एक ज़्यादा और ये 80 से एक ज़्यादा, इनको मल्टीप्लाई करो। रूल होता है ये 1 इंटू 1, ये हो गया 1। अब क्रॉस में करो, ऐसे ऐड करो, 81 प्लस 1 कितना हो गया 82। तो दोस्त रूल होता है कि जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आया ना, उसको इस बेस, जो आपने बेस नंबर लिया था उससे मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं इस प्लस 1 को। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6560 और प्लस 1, तो ये बन जाएगा 6561, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो 81 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 1 का स्क्वायर लिखो, ये हो गया 1। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और साथ में 2, यानी कि 2 इंटू 8 इंटू 1, तो ये हो गया 16। 16 हो गया, एक कैरी हो गया। इसके बाद इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और ये 1 कैरी, तो 65। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बहुत सारे तरीके ऐसे भी कर सकते हो। इसको लिख लो 80 प्लस 1 का स्क्वायर, फिर फॉर्मूला लगा लो कि ए का स्क्वायर 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 1 प्लस बी का स्क्वायर, जो कि 1। इसको भी सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6400, यहाँ पे आएगा आपका 160 और ये आएगा 1। इसको भी ऐड करोगे तो 6561 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे भी कर लो, आंसर आपका आना चाहिए। कहता है कौन सी टर्म, अब टर्म पूछिए। एक आपको सीरीज दी है, जीपी बोला है, यानी कि ये ए हो गया, तो ए की वैल्यू होगी दोस्त 3। आर कितना होगा, डिवाइड करो -6 को 3 से या 12 को -6 से, तो दोनों ही केस में -2 आ रहा है, 3 2 जा 6 होता है और माइनस आगे, 6 2 जा 12 माइनस आगे, तो आर हो गया -2। कहता है कौन सी टर्म ये है, इसका मतलब ये आपको टी एन दिया हुआ है और टी एन का फॉर्मूला होता है ए आर n-1। तो ये हमें फॉर्मूला पता है, टी एन हमें दिया है माइनस का T84, आर की वैल्यू बतानी है, ए कितना है 3, आर कितना है -2, और ये है आपका n-1। यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये आएगा माइनस का 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 128, माइनस का 2 और इसकी पावर n-1। देखो ये 128 होता है, अगर इसको आप तोड़ोगे तो ये होता है आपका 2 की पावर 7, मतलब ऐसे करके आप प्राइम फैक्टराइज कर लेना। 2 64, फिर ये 2, इसका 32, इसके बाद ऐसे करके है ना 16, फिर 2 आपका 8, फिर 2, फिर 4, फिर लास्ट में ऐसे करके, फिर 2 2 जा आपका 1, तो इस तरह से 2 की पावर 7 होता है, तो इसको लिख सकते हो -2 की पावर 7, और इधर क्या है -2 की पावर n-1। ठीक है, अब देखो ये -2 सेम है, तो इनको इक्वेट कर सकते हो n-1 को 7 से, तो n-1 किसके बराबर होगा 7 के, तो भाई n किसके बराबर होगा 7 + 1 8, यानी कि आंसर हो जाएगा दोस्त आपका यहाँ से ऑप्शन डी। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन। फिफ्थ टर्म बताइए, 3 6, तो देख लो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो फर्स्ट टर्म होगी 3, कॉमन रेशियो हो गया 2, पॉजिटिव है सब कुछ, तो T5 यानी कि ए आर की पावर 4, ए कितना है 3, आर कितना है 2, 2 की पावर 4, तो 3 इंटू 2 की पावर 4 16 होता है, जो कि हो जाएगा आपका 48। कौन सा आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलो, कहता है ज्योमेट्रिक मीन बताओ। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि जितनी संख्याएं हैं उन सबका प्रोडक्ट और उनका उतना ही रूट। जैसे यहाँ पे n संख्याएं हैं, तो आपने क्या करना है,
कितनी संख्या है? n संख्या है, तो इन सबको पहले मल्टीप्लाई करो, तो 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2, याद है ना? जब a और b दो नंबर थे तो इनको मल्टीप्लाई करके इनकी पावर हाफ करते थे, जिसको आप बोलते थे रूट ऑफ ए बी। यही तो था ज्योमेट्रिक मीन, पढ़ा था हमने। तो इन सबको मल्टीप्लाई करो, 7 1 2 3 और ये 7 की पावर है, इन सबको मल्टीप्लाई करो और इनकी पावर 1/n। अब देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 कॉमन आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 2, ये 7 बेस सबका सेम है, तो 1 से लेके n तक का सम और इन पूरे की पावर 1/n। अब देखो 1 से लेके n तक का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक का जो फॉर्मूला होता है दोस्त, वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ पे वो लगा दो, तो यहाँ पे लग जाएगा 7 की पावर n इंटू n प्लस 1/2 और बाहर है 1/n, तो देखो n से n कट गया, तो क्या बचा? 7 की पावर n प्लस 1/2, यानी कि दोस्त आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिक मीन ध्यान रखना, जितनी संख्याएं हैं मल्टीप्लाई करो और उतनी ही 1/पावर लगा दो। कहता है नंबर बताओ अगर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स का ही है। देखो अर्थमेटिक मीन याद होगा आपको क्या था, दो नंबर्स अगर होते हैं तो उनकी एवरेज होती है बेसिकली a+b/2। ज्योमेट्रिक मीन क्या हमने पढ़ा, दो नंबर्स होते हैं तो उनका स्क्वायर रूट होता है। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 7 और इसकी वैल्यू दी है 2√10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे पहले वाले को तो क्या आएगा, a+b आएगा 14। दूसरे वाले को सॉल्व करोगे तो ये आएगा रूट ऑफ ए बी इक्वल टू 2√10। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इसको स्क्वायर रूट को हटा लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। अगर इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो ये ए बी बन जाएगा, क्योंकि रूट को दो बार मल्टीप्लाई करने से वो हट जाएगा। क्योंकि अभी ऐसा है ना, ए बी की पावर हाफ है, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे पावर को तो ये ए बी बन जाएगा। यहाँ पे करोगे 2 का स्क्वायर 4 और रूट ऑफ 10 क्या बन जाएगा 10। तो दोस्त ये बन जाएगा 40। तो इक्वेशन क्या बनी, a+b 14 होना चाहिए और ए बी होना चाहिए 40। देखो कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, वही आंसर। देखो 5 + 4 तो 9 होता है, हमें 14 चाहिए, आंसर नहीं होगा। 2 + 20 24 होता है, 14 चाहिए, नहीं होगा। 4 + 10 हाँ 14, बिल्कुल ये हो सकता है। 8 + 5 13 है, तो फर्स्ट इक्वेशन से ही आपका आंसर आ गया, आगे करने की जरूरत नहीं। और दूसरा चेक कर सकते हो, ए इंटू बी यानी कि 4 और 10 को मल्टीप्लाई करने से 40 आ रहा है, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन सी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कहता है फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम, यानी कि फर्स्ट थ्री टर्म्स और फर्स्ट सिक्स टर्म। तो क्या करते हैं, अब ये ऊपर है इसको उल्टा ले लेते हैं। तो क्या करते हैं, फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, सेकेंड टर्म होती है ए आर और थर्ड टर्म होती है ए आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट सिक्स टर्म का है, फर्स्ट सिक्स टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, फिफ्थ टर्म ए आर फोर और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ तो ए आर 5। तो दोस्त इसका रेशो दिया हुआ है 121/152। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ए कॉमन है, सब जगह कॉमन है, तो ए को अगर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 1 + r स्क्वायर। नीचे देखो ए सब जगह कॉमन है, क्या बनेगा, 1 + r। अब इतने की बात करते हैं तो यहाँ तक आएगा आर स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो ये ए कॉमन है और साथ में आर क्यूब भी कॉमन है, तो आर क्यूब भी कॉमन है, तो क्या बनेगा, 1 + r + r स्क्वायर। क्योंकि देखो क्यूब बाहर आ गया तो यहाँ पे 2 पावर बचेंगी, यहाँ पे 1 बचेगी। अब देखो इन सब में अगर आप देखो ये आ गया आपका 125/152। अब यहाँ पे देखो ए सब में कॉमन है तो ए कट जाएगा, है ना, तो क्या बनेगा ये, और साथ में 1 + r + r² भी कॉमन है, देखो ये भी कॉमन है ना, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कॉमन है, ये भी कट गया। क्या बचा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1 + r³ इक्वल टू 125/152। तो ये बचा। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे, तो 1 + r³ ये कितना है, 152/125। नीचे तो 1 है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से r³ को क्या लिख सकते हो, 152/125 - 1। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आएगी, r³ की वैल्यू आएगी 152 - 125, ये इधर होगा मल्टीप्लाई अपॉन 125, तो r³ ये हो जाएगा
इनका डिफरेंस हो रहा है 27 का और नीचे है 125। तो r क्या हो जाएगा इस पूरे का क्यूब रूट, तो 27/125 का क्यूब रूट। आप जानते हो इसको लिख सकते हैं 27 का क्यूब रूट अपॉन 125 का क्यूब रूट। ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/5, जो कि हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो रेशियो से करना है। आज की क्लास का सबसे सिंपल क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कहते हैं सेकंड लास्ट टर्म बताओ सीरीज की। तो देखो यहाँ पे पैटर्न देखो 0.1 0.9, फिर क्या हुआ 0.01 0.009। तो बेसिकली ये मल्टीप्लाई 9 से ही हो रहा है ना, देख रहे हो ये 9 से हो रहा है। तो इससे पहले जो नंबर आएगा वो क्या होगा 0.001। तो कौन सा आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्त ये था आज का सेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आई होप आपको समझ आया। तो और वीडियोस के लिए अगर आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अगर आपकी लाइफ में हमारे वीडियोस वैल्यू रखते हैं तो आपके एक लाइक से और शेयर से और सब्सक्राइब से इस वीडियो को हेल्प मिलेगी और लोगों तक पहुंचाने में। तो ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।